1191 में तराइन क्षेत्र जो आज हरियाणा का हिस्सा है वहाँ एक युद्ध हुआ था। एक तरफ थे अफगान साम्राज्य का सुल्तान मोहम्मद घोरी और दूसरी तरफ थे भारतवर्ष के सबसे ताकतवर शासक पृथ्वीराज चौहान। इस युद्ध को तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। युद्ध में मोहम्मद घोरी की बुरी तरह हार हुई और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गया। वो हारा जरूर था मगर भारतवर्ष को जीतने की उसकी मंशा अभी तक वैसी ही थी। प्रथम युद्ध के बाद घोरी को ये तो समझ आ गया था कि पृथ्वीराज चौहान को केवल शक्ति से नहीं हराया जा सकता। उन्हें हराने के लिए बल के साथ साथ सही रणनीति का भी इस्तेमाल करना बेहद जरूरी था। अगले साल यानी 1192 में घोरी फिर से आया। उसने पृथ्वीराज चौहान की सेना पर दोनों तरफ से हमला करना शुरू किया। बावजूद इसके पृथ्वीराज चौहान की सेना ने दोनों छोर से घोरी पर कड़े प्रहार किए। लिहाजा घोरी ने अपनी सेना को पीछे हटने के आदेश दे डाले। दुश्मन सेना को पीछे हटता हुआ देख पृथ्वीराज चौहान की सेना पूरी जोश के साथ घोरी सेना का पीछा करने लगी। मगर ये घोरी की सोची समझी चाल थी। उसने पहले ही अपने सैनिकों की एक स्वतंत्र टुकड़ी ऐसी परिस्थिति के लिए अलग रखी हुई थी। जैसे ही चौहान की सेना उसकी सेना पर हावी होने लगी वैसे ही उसने अपने अतिरिक्त सेना की टुकड़ी के साथ पूरी जोश से हमला किया और पृथ्वीराज चौहान की सेना का बुरी तरह से सफाया कर दिया। मोहम्मद घोरी की जीत के साथ भारतवर्ष में एक नए दौर का जन्म हुआ जिसे सल्तनतों का दौर कहा जाने लगा। इतिहास में इसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। मोहम्मद घोरी के मौत के बाद उसके सबसे चहीते गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली की गद्दी मिली। उसने यहाँ 1206 से लेकर 1210 तक राज किया। उसने लाहौर को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। ऐबक के बारे में कहा जाए तो वो जनता के प्रति बहुत ही दरियादिल सुल्तान था जो अपनी जीत के बाद लोगों में तोहफे बंटवाता। इसलिए लोग उसे लख बख्श कहा करते। उसकी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई। अपने 5 वर्ष के शासनकाल में उसने युद्ध कर अपने क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ाया था। गुलाम वंश के पहले सुल्तान के बाद 1211 में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने गद्दी को संभाला। वो कुतुबुद्दीन का दामाद था। सही मायने में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी क्योंकि उसने राजधानी का शहर लाहौर से हटाकर दिल्ली कर दिया। इल्तुतमिश अपने ससुर की तरह सरहदें बढ़ाने में विश्वास नहीं रखता था। उसने अपना ज्यादातर वक्त सल्तनत की आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में बिताया। भले ही वो किसी दूसरे राज्य पर हमला नहीं करता मगर वो इतना भी काया नहीं था कि दुश्मन राज्य के हमले को चुपचाप सहे। उसने कई बार मंगोली आक्रमणकारियों को परास्त कर खाली हाथ भेजा था। इल्तुतमिश की मृत्यु पश्चात उसकी बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली के तख्त को संभाला। रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और आखिरी महिला सुल्तान बनी। वो बेहद काबिल और प्रजा के हित को समझने वाली सुल्तान थी। उस वक्त औरतों का पर्दों में रहना लाजमी था मगर रजिया को पर्दों में रहना जरा भी पसंद न था। वो दरबार में मर्दों के कपड़े पहनकर आया करती। उसकी इन्हीं बातों से उसके सरदारों में उसके खिलाफ षड्यंत्र को हवा दी। कई प्रयासों के बाद आखिरकार उन्हें सफलता हासिल हुई। सबने साजिश कर उसे मार डाला। उसकी मौत के बाद सभी सरदारों ने मिलकर रजिया के छोटे भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली का अगला सुल्तान बनाया। बहराम के बाद कई सुल्तान आए और चले गए मगर उनमें से कोई भी प्रभावशाली न था। समय बीतता गया और वक्त आया 1266 का जब दिल्ली की गद्दी पर अब तक का सबसे कुशल शासक ने पांव जमाए। नाम था बलबन। बलबन ने गद्दी को संभालते ही अपनी सेना को बलशाली बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए गुप्तचरों को तैनात किया। बलबन खुद को सुल्तान के साथ साथ जिले इलाही यानी भगवान मानता था। उसके हुक्म की नाफरमानी मतलब भगवान की नाफरमानी माना जाता और ऐसा करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। बलबन ने 21 साल तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। अपने लंबे शासनकाल के बाद आखिरकार उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद बलबन के 17 साल के पोते मुइजुद्दीन कैकाबाद को सुल्तान बनाया गया। कैकाबाद बेहद कमजोर और कायर निकला। बस इसी बात का फायदा उठाकर उसके सबसे करीबी जहांगीरदार जलालुद्दीन फेरोज खिलजी ने कैकाबाद का कत्ल कर डाला। कैकाबाद की मौत के बाद उसका 3 साल का बेटा तख्त संभालने में असक्षम था। फिर क्या जलालुद्दीन ने खुद को ही दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और इसी के साथ दिल्ली पर गुलाम वंश का अंत हो गया। अब दिल्ली पर राज था खिलजी वंश का। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बेहद बर्बर और तानाशाही सुल्तान था। उसने अपना शासन 1290 से लेकर 1296 तक चलाया। अपनी 70 साल की उम्र में उसे अपने भतीजे एवं दामाद अल्लाहुद्दीन खिलजी के हाथों मौत मिली। अल्लाहुद्दीन ने धोखे से फिरोज को मारकर दिल्ली पर अपना आधिपत्य जमाया। अल्लाहुद्दीन के कार्यकाल में पहली बार दिल्ली सल्तनत की सीमाएं दक्षिण तक जा भिड़ी थी। देवगिरी, वारंगल और मदुराई जैसे दक्षिण के बलशाली राज्य अब उसके प्रांत के हिस्से थे। ये सभी राज्य उसे चौथ की रकम दिया करते।
जैसे ही कोई ये रकम देने से इनकार करता वैसे ही अलाउद्दीन अपने सबसे वफादार गुलाम एवं सिपहसालार मलिक गफूर को भेजकर सभी बगावतकारियों को लुटता। अलाउद्दीन कभी भी अपनी आवाम से एक सुल्तान बनकर पेश नहीं आया। वो सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा था। अपने 20 साल के राजनैतिक जीवन में अलाउद्दीन ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें मंगोलों का लगभग पूरी तरह से सफाया सबसे अहम था। 1296 में अलाउद्दीन की मौत हो गई। उसकी मौत के 2 कारण बताए जाते थे। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी मौत एक बेहद खतरनाक बीमारी से हुई थी, मगर दूसरी तरफ कुछ लोग ये मानते हैं कि उसकी हत्या हुई थी और हत्यारा और कोई नहीं बल्कि अलाउद्दीन का निकटतम मलिक गफूर ही था। बहरहाल अलाउद्दीन की मौत के बाद मलिक गफूर ने अलाउद्दीन के बेटे शिहाबुद्दीन ओमार को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। शिहाबुद्दीन एक 6 साल का छोटा लड़का था, लिहाजा सल्तनत के सभी राजनीतिक फैसले मलिक गफूर ही करता था। शिहाबुद्दीन अलाउद्दीन का छोटा बेटा था। उसके बड़े बेटे मुबारक शाह के होते हुए मालिक गफूर ने शिहाबुद्दीन को तख्त पर बिठाया था। ये बात दरबार के कुछ मंत्रियों और जाहिर है मुबारक शाह को पसंद नहीं आई। लिहाजा सभी ने मिलकर मलिक गफूर और उसके कठपुतली सुल्तान शिहाबुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया। दोनों की मौत के बाद मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। मुबारक शाह जरूरत से ज्यादा आलसी और निकम्मा सुल्तान था। वो 24 घंटे नशे में रहा करता। वो पूरे महल में नंगा घूमता और कभी कभी लड़कियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता। उसकी इन्हीं पागल हरकतों से सारे दरबारी परेशान हो गए और एक दिन उसके करीबी सरदार खुसरो खान ने 1330 में उसकी हत्या कर डाली। मुबारक शाह की मौत के बाद खुसरो ने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, लेकिन यह बात पंजाब के जहांगीरदार गाजी मलिक को जरा भी पसंद नहीं आई। उसने तुरंत अपनी सेना के साथ दिल्ली पर हल्ला बोल दिया और खुसरो खान को मौत के घाट उतारकर अपने आप को दिल्ली का नया सुल्तान घोषित कर दिया। गाजी मलिक तुगलक घराने से ताल्लुक रखता था। उसके दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित करते ही खिलजी वंश का खात्मा हो गया और तुगलक वंश की शुरुआत हो गई। तुगलकों ने दिल्ली पर सबसे ज्यादा देर तक राज किया। उनका शासनकाल 1320 से 1414 तक का था, यानी पूरे 94 वर्ष। तुगलक वंश का स्थापक गाजी मलिक को अपने ही बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के हाथों मौत मिली। अपने पिता को मारकर मोहम्मद बिन तुगलक घराने का अगला सुल्तान बना। मोहम्मद बिन को उसकी प्रजा संघ की सुल्तान बोला करती, क्योंकि वो जल्दबाजी में कुछ ऐसे निर्णय लेता जो हमेशा बेतुके साबित होते। जैसे कि एक दिन उसे लगा कि मंगोली आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजधानी को दिल्ली से हटाकर देवगिरी कर देना चाहिए, मगर उसके देवगिरी पहुंचते ही मंगोलों ने दिल्ली को बुरी तरह से लूटा। सुल्तान की अनुपस्थिति में सरदारों को कोई ठोस निर्णय लेना कठिन जा रहा था। लिहाजा सुल्तान को वापस दिल्ली लौटना पड़ा, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। मंगोलों ने दिल्ली को इस कदर लूटा था कि पूरी दिल्ली गरीबी रेखा के नीचे जा पहुंची थी। दिल्ली को छोड़ना एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। ये बात अब मोहम्मद बिन को समझ आ गई थी। उस वक्त सोने और चांदी के सिक्के चलन के तौर पर उपयोग में लाए जाते थे, जिन्हें बनाने में बहुत खर्चा होता था। इस खर्च को कम करने के लिए मोहम्मद बिन ने पीतल के सिक्कों को बनाना शुरू किया। पीतल सोने और चांदी से सस्ता था, लिहाजा लोग उसे घर में ही बनाने लगे, जिससे भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। नकली सिक्कों की बती आबादी देख सुल्तान को अपने मूर्खता से भरे हुए निर्णय का एहसास हुआ और उसने फिर से सोने और चांदी के चलन को इस्तेमाल करने का आदेश दे डाला। उसकी मौत के बाद उसका बेटा फेरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आया। फेरोज एक समझदार और कुशल सुल्तान था। उसने कई ऐसे काम किए जो वाकई में काबिले तारीफ थे। उसने दिल्ली में दारुल शिफा नाम से एक अस्पताल बनवाया जो गरीबों को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा दिया करता। उसने गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए दीवाने बंगाद और गरीब लड़कियों की शादी करवाने के लिए दीवाने खैरात नाम से कानून बनवाए। बस यही नहीं, उसने बुजुर्गों को पेंशन सुविधा मुहैया कराई। अपने 37 वर्ष के लंबे शासनावधि के बाद आखिरकार ऐसे महान सुल्तान की मौत हो गई। उसके बाद कई सुल्तान आए और चले गए, मगर कोई भी दिल्ली को अच्छी तरह से नहीं संभाल पाया। दिल्ली की ये कमजोर हालत देख मंगोल का सुल्तान तैमूर ने दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया। तैमूर के अचानक हमले से दिल्ली का उस वक्त का सुल्तान भाग खड़ा हुआ। तैमूर ने दिल्ली को इस कदर लूटा कि इंसानी रूह पूरी तरह से काम जाए। उसने करीब करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों को जिंदा जलाया, औरतों और बच्चों का खुलेआम शोषण किया और कई लोगों को गुलाम बनाकर रखा। तैमूर का दिया गया जख्म इतना गहरा था कि उससे उभरने के लिए दिल्ली को करीब करीब 100 साल लगे। तैमूर दिल्ली लूटकर चला गया, मगर उसने अपने सबसे वफादार सरदार खिज्र खान को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। खिज्र खान के दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही तुगलक वंश का सफाया हो गया और शुरुआत हुई सैयद वंश की। सैयद सल्तनत दिल्ली की सबसे कमजोर सल्तनत मानी जाती है। इस वंश के पहले सुल्तान खिज्र खान की मौत के बाद कोई भी सक्षम सुल्तान गद्दी पर नहीं बैठा। सब के सब कमजोर और निठल्ले थे।
उनका आखिरी सुल्तान आलम शाह बलून शाह लोदी से लड़ते वक्त डरकर भाग गया और पूरी सल्तनत बलून शाह लोदी के हाथ में आ गई। इसी के साथ सैयद वंश का छोटा सा वक्त पूरा हो गया और लोदी वंश की शुरुआत हो गई। अब तक दिल्ली की गद्दी पर सभी तुर्की सुल्तानों ने राज किया था, मगर पहली बार लोदी वंश, जो एक अफगान वंश था, दिल्ली पर राज कर रहा था। इस वंश का पहला सुल्तान बहलोल लोदी बेहद काबिल सुल्तान था। बहलोल लोदी के बाद उसके बेटे सिकंदर शाह लोदी ने गद्दी को संभाला। सिकंदर वही था जिसने आगरा नाम का शहर बनवाया और अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर आगरा कर दिया। सिकंदर के बाद दिल्ली की गद्दी पर आया इब्राहिम लोदी, जिसे इतिहास में एक तानाशाही सुल्तान के रूप में देखा गया। उसका तानाशाही रवैया बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि केवल शक के आधार पर भी वो अपने सरदारों को मौत की सजा सुना देता। उसके गद्दी पर रहते किसी की भी जिंदगी सुरक्षित न थी। आखिरकार तंग आकर उसके चाचा अलाउद्दीन और सरदार दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम पर हमला करने का न्योता दिया। बाबर पहले से ही भारत पर हमला करने की फिराक में थे। बाहरी सहयोग मिलते ही उसने तुरंत इब्राहिम पर हमला कर दिया। 1526 में पानीपत का रण इब्राहिम और उसकी सेना के खून से लाल हो गया, जो लोदी वंश का नाम मिटाने के लिए काफी था। बाबर की जीत के साथ एक नए पर्व की शुरुआत होती है, जिसे मुगल पर्व कहा जाता है, जो आने वाले कई सौ साल यहाँ राज करेंगे। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत होता है। तो ये था आज का विषय। अगर आपके कोई सवाल या टिप्पणी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।